नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 एग्जाम की एक्यूरेट आंसर की लेके आ चुका हूँ। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही आसान ये पेपर था। जितने भी क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवाए थे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की, तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है वो है शिव प्रताप शुक्ला। तो अगर बात की जाए शिव प्रताप शुक्ला की, तो ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। अच्छा, आपको मैं बहुत बार ये बता चुका था कि जो राज्यपाल होते हैं इसको शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। अब अगले बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को जो शपथ दिलाई जाती है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। और राज्य में जो है वो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप बिल्कुल सही कर देना। अगला क्वेश्चन है कि सतलुज नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? देखो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर से बिल्कुल गलत हो गया था, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन ऐसे बनाना था कि सतलुज नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था कि 3 यहाँ पर दे दी और 1 नहीं दी। अब उनसे गलती क्या होगी कि उन्होंने क्या क्वेश्चन नोट कर दिया कि देखो बड़े बड़े एग्जामिनर जो ये एग्जाम बनाते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती है, तो गलतियां इंसान से ही होती है। तो सतलुज नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? देखो यार, भाखड़ा जो नंगल परियोजना ये भी सतलुज नदी पर है। कोलडैम परियोजना जो बिलासपुर में है ये भी सतलुज नदी पर है। आपकी नाथवा जाखड़ी जो किन्नौर और शिमला में है ये भी सतलुज नदी पर है। तो इस बार हम ये जान लेते हैं कि जल विद्युत परियोजना, देखो इसका ग्रेस मार्क्स भी मिल सकता है आप सभी को, शायद ग्रेस ही मिलेगा क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। तो ये जो है तीनों की तीनों जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है। और अगर बात की जाए चमेरा जल विद्युत परियोजना की, तो चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? चंबा में है। और ये तो रावी नदी पर है। कहाँ पर है? रावी नदी पर। आपको पता होना चाहिए चमेरा 1 चमेरा 2 दो जल विद्युत परियोजना है, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है? रावी नदी पर है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भाखड़ा नंगल जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये भी आपके सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नंगल की बात करें तो ये जो है वो 1380 मेगावाट की है। और अगर बात की जाए कोलडैम परियोजना की तो ये भी बिलासपुर में है, ये 800 मेगावाट की है। तो दोनों की दोनों ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाथवा झाकड़ी सर कितने मेगावाट की है? तो नाथवा झाकड़ी आपकी 1500 मेगावाट की है। ये हिमाचल प्रदेश की शिमला और किन्नौर जिले की बाउंड्री पे है। चमेरा आपको मैंने बता दिया चंबा में है, किस नदी पे है? रावी नदी पे। तो इस क्वेश्चन का आपको शायद ग्रेस मार्क्स मिलने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि राजा संसार चंद के शासनकाल के दौरान मनकू को निम्नलिखित चित्रकला शैली के महान गुरुओं में एक माना जाता था। देखिए जो मनकू था वो किसके शासनकाल के दौरान होता था? तो अगर मनकू की बात करें तो भैया मनकू जो ये होता था वो एक पहाड़ी लघु चित्रकला के लिए फेमस था। तो ये आपको याद रखना है कि मनकू क्यों फेमस था। तो जो पहाड़ी लघु चित्रकला थी उस समय, तो उसके लिए फेमस था आपका मनकू। और मनकू जो है वो किस राजा के शासनकाल के दौरान होता था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मनकू जो है वो किसके शासनकाल के दौरान होता था। और राजा संसार चंद कहाँ के राजा थे? तो संसार चंद जो है वो कहाँ के राजा थे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? देखो ये नदी मैं बहुत बार यूट्यूब चैनल में अपने आप को बता चुका हूँ कि स्वां नदी जो है वो कहाँ पर बहती है। तो स्वां नदी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि स्वां नदी जो है वो ऊना में बहती है। और अगर स्वां नदी की बात करें तो इसको ऊना का शोक भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि ऊना का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो रिवर ऑफ सौरो ऊना, तो ये जो कहते हैं वो ऊना को कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए। इसको दुख की दरिया भी कहा जाता है, दुख की नदी भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे उत्पन्न होती है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों में उत्पन्न होती है। ये एक बरसाती नदी है। और यह नदी जो है जो कि स्वां नदी है ऊना को 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन अगले बार ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैरिज बाय इंटरफैमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन एज। देखिए जो हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह जाना जाता है वो कौन सा है? तो है बट्टा सट्टा। देखिए बट्टा सट्टा एक विवाह का जो है वो टाइप है। ये बात आपको याद रखनी है कि विवाह का प्रकार है बट्टा सट्टा। और ये कैसा है? तो ये अंतर पारिवारिक विनय का विवाह का एक
प्रकार है बट्टा सट्टा, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, कुछ और विवाह के प्रकार जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बट्टा सट्टा आपको पता चल गया। बट्टा सट्टा के अलावा और भी बहुत सारे विवाह के प्रकार है, जैसे कि आपके अगर मैं बात करूं, मतलब कि इस विवाह में क्या होता है, बट्टा सट्टा में इसको मतलब अट्टा सट्टा भी कहा जाता है। इसमें जो है आंतरिक अदला बदली होती है, मतलब एक्सचेंज होते हैं चीज़। मतलब कि क्या होता है, मतलब कि इस प्रणाली में क्या होता है कि जो एक पिता होता है वो अपनी पुत्री का हाथ जिस लड़के को देते हैं, उसके पिता को अपनी पुत्री का विवाह लड़के की पिता की पसंद के तीसरे व्यक्ति से करवाना पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मतलब कि एक दल रिश्ता तोड़ता है तो दूसरे दल को रस्मों में खर्च हुए सभी पैसे चुकाने होते हैं। तो बहुत सारे विवाह हिमाचल प्रदेश में बट्टा सट्टा, जिसको आप अदला बदली कहते हैं, मतलब कि इसमें व्यक्ति अपनी सगी या चचेरी जो बहन होती है, होने वाली जो पत्नी, वो चचेरे भाई को विवाह करके देनी पड़ती है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन हिमाचल की यहाँ पे एक विवाह के हैं। ये विवाह दम 40 हो गया, दरोश हो गया, दबदब दरोश हो गया। तो ये सारे के सारे जो है विवाह के प्रकार है, ये सारे आपको याद रख। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कालाटॉप वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, वन्यजीव अभयारण्य चंबा में है। बहुत बार बता चुका हूँ, कालाटॉप खजियार में बताता रहता हूँ। गैमगुल सिहावी अगले बार आ सकता है। गैमगुल सिहावी कहाँ पर है, तो गैमगुल सिहावी आपके चंबा में है। चंबा में ही कुगती अगले बार जो जेबीटी एंट्रांस होना है वहाँ पे पूछा जा सकता है। कुगती चंबा में है। सेचतवा नाला चंबा में है। तुंढा वन्यजीव अभयारण्य चंबा में है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में बहुत सारे हैं। कुल्लू के अगले बार आ सकते हैं। तो कुल्लू में आपका कायस वन्यजीव अभयारण्य है। कन्वर वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू में है। कोखन कुल्लू में है। मनाली भी कुल्लू में है। और सैंज वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू में है। और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य भी कुल्लू में है। हिमाचल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है किब्बर। ये कहाँ पड़ता है, ये लाहौल स्पीति में है। देखो, इनके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ मैं, और आप सभी को पता होगा, अगर आप मेरी मैराथन को देखते होंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर है। ये 1400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का है शिल्ली। कौन सा है दोस्तों, शिल्ली। शिल्ली की बात करें तो शिल्ली 2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ और कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बिना बसे कितने गांव। अगर बात की जाए कि हिमाचल में बिना बसे जो गांव है, वो एग्जिट डाटा तो इसका नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे जो है सही माना जा रहा है। 2808 जो है वो हिमाचल प्रदेश में क्या है, बिना बसे गाँव थे। और ऐसे क्वेश्चन देखो, मैंने एक बार आपको बताया भी था इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर मेरे को 2808 ही लग रहा है। तो आप एक बार इसको दोबारा से चेक कर ले। देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत लट्टू क्वेश्चन था। मैं पिछले कल ही आपको एक सीरीज में पढ़ा चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे। तो धामी आंदोलन के नेता थे भागमल सोथा। तो भागमल सोथा के नेतृत्व में जो है वो धामी गोलीकांड हुआ था। अच्छा, कब ये धामी आंदोलन होता है, तो धामी आंदोलन 1939 में हुआ था। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि धामी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो धामी प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। और धामी आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, भागमल सोथा थे। और वाइस परमार की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर बात करें आपके धामी रियासत की, तो धामी रियासत की राजधानी का नाम क्या था, ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो धामी रियासत की राजधानी का नाम हलोग था। और राजा गोविंद पाल के द्वारा धामी रियासत की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आंसर की और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुत बार जिसको हमने पढ़ा कि राजा भूरी सिंह किस रियासत के शासक थे। देखो, इनके द्वारा चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय भी खोला गया था 1908 के आसपास। और 1910 में चंबा में बिजली घर का निर्माण भी किस चंबा के राजा के द्वारा करवाया गया, तो राजा भूरी सिंह के द्वारा करवाया गया। ये चंबा रियासत के राजा थे। अब आप बोलेंगे कि भूरी सिंह तो चंबा रियासत के राजा थे, सर आपने ये भी बोला कि चंबा में बिजली घर का जो निर्माण है वो भी इन्होंने करवाया। लेकिन कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो जेबीटी एंट्रांस अभी टेट आना है, कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की। तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी राजा मारूवर्मन के द्वारा। और अगर बात की जाए चंबा शहर की स्थापना, तो चंबा शहर की स्थापना जो है वो राजा साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, राजा साहिल बर्मन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा गया है कि चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन की उपाधि लगाई थी, तो वो थी आदित्य वर्मन। क्या नाम था, आदित्य वर्मन के द्वारा जो वर्मन की उपनाम लगाया गया था।
अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ बनाती है। अब मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बोला हुआ है, बहुत बार नहीं मतलब कि 20 बार तो कम से कम टेट परीक्षाओं के लिए बोला होगा कि जो यमुना नदी है वो अपनी सीमा मात्र और मात्र उत्तराखंड जिले से बनाती है, बाकी जिले के साथ नहीं बनाती, इसके साथ बनाती है उत्तराखंड जिले के साथ। अब दूसरा आपको याद रखना है कि उत्तराखंड जिले के साथ तो ये अपनी सीमा बना रही है, ये कहाँ से आती है, तो ये उत्तराखंड से ही आती है। और हिमाचल के एक जिले सिरमौर में बहती है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो मात्र और मात्र अगले बार ये भी पूछा जा सकता है, सिरमौर में बहती है। और सिरमौर में हिमाचल में एंटर होती है, सिरमौर जिले का ही एक जगह है खोदर माजरी, और हिमाचल को छोड़ती है ताजेवाला। तो ताजेवाला नामक स्थान के पास हिमाचल को यमुना नदी छोड़ती है और खोदर माजरी स्थान के पास हिमाचल में एंटर होती है। हिमाचल में मात्र और मात्र 22 किलोमीटर बहती है यमुना नदी। अगली बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यमुना की सहायक कौन कौन सी है, तो टॉस यमुना की सहायक है, पब्बर यमुना की सहायक है, गिरी यमुना की सहायक है, बाटा यमुना की सहायक और जलाल यमुना की सहायक है। ये सारी की सारी यमुना नदी की सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। 10 बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो ना तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आप वहाँ से पढ़ के जाइए, आप मेरी मैराथन ही पढ़ के जाइए पेपर में, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है शिला चोटी। अब शिला चोटी की जो हाइट है वो 7026, कहीं कहीं पे 7025 है, तो दो में से एक दी होगी, गलती नहीं करनी है। कहाँ पर पड़ती है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, और ये पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला चोटी। अच्छा, किन्नौर की चोटियों की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दियो टिब्बा। सर दियो टिब्बा कहाँ पर है, आप दियो टिब्बा के बारे में बताइए जल्दी जल्दी। दियो टिब्बे की बात करें तो दियो टिब्बा जो चोटी है वो आपके कुल्लू में है। उसी प्रकार आपकी लियो पारग्युल है। लियो पारग्युल की बात करें सर, लियो पारग्युल हमने वो नहीं सुनी है, कहाँ पर है लियो पारग्युल। अच्छा, लियो फर्ग्यूल की बात करें तो ये भी आपके किन्नौर जिले में इसको लियो फर्ग्यूल भी कहा जाता है। और एक है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा मैं आपको बता चुका हूँ, ये कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको याद रखनी। लियो फर्ग्यूल कहाँ पर है, किन्नौर में है। दियो टिब्बा आपके कुल्लू में है। बात की जाए किन्नौर जिले की, किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी, किन्नौर की और हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला है। किन्नौर में और कौन कौन से, तो रालदांग चोटी किन्नौर में है, गुशु और पीशु ये चोटियाँ भी किन्नौर में है। फावारांग बहुत बार पूछी गई, फावारांग चोटी कहाँ पर है, तो फावारांग चोटी भी आपके किन्नौर में है। एक किन्नर कैलाश चोटी है, ये भी आपके किन्नौर जिले में है। अगली बार पूछा जा सकता है खाली शिपकी, तो शिपकी चोटी आपके किन्नौर में है। आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोटियाँ, ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, ये सारी की सारी वो चोटियाँ जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT कहाँ पर है। देखिए जो निफ्ट है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो भारत का राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है हिमाचल प्रदेश में है, वो कांगड़ा में है। और कांगड़ा के कहाँ पर, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, कांगड़ा के तालपुरा में है, कांगड़ा के तालपुरा में है। तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपसे पूछा जा सकता है एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो ये तालपुरा में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसको आप निफ्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर से लट्टू क्वेश्चन पेपर में आ गया कि व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड एज ए यूनियन टेरिटरी। मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ और आज दोबारा बता रहा हूँ, अगले बार जब आपका पेपर होगा तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, और कब तक रहा था, 25 जनवरी 1971 तक रहा था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल का गठन कब हुआ, तो हिमाचल का गठन होता है 15 अप्रैल 1948। और जब हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है तो हिमाचल प्रदेश में थे 4 जिले, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। आपको ट्रिक याद रखना है SMMC, बहुत बार मैं आपको बता चुका था। सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा हिमाचल प्रदेश में वो 4 जिले थे जब सिरमौर का गठन होता, हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो जो है वो कौन कौन से थे, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा, 4 जिले उस समय थे। और ये थे, आपको याद रखना है, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा जब हिमाचल का गठन होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य पार्ट सी कब बनाया, तो पारसी जो हिमाचल को बनाया था
वो कब बनाया? तो पारसी जो बनाया था वो बनाया था आपका 1951 में। इस बात को आपने याद रखना है, 1951 को हिमाचल को क्या बनाया गया? पारसी राज्य बनाया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद कब बनाई गई? टेरिटोरियल काउंसिल। तो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई 1957 में। और बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का जिला, ये एंट्रांस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जेबीटी एंट्रांस में। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आसान क्वेश्चन आ सकता है। तो बोलेंगे 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। हिमाचल का छठा जिला कौन बनता है? तो हिमाचल का छठा जिला 1 मई 1960 को किन्नौर बनता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश से विशाल हिमाचल हिमाचल प्रदेश कब बना? तो विशाल हिमाचल प्रदेश 1966 में बना, जब पंजाब का पुनर्गठन 1 नवंबर 1966 को किया जाता है, तब विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी बातें देखो परीक्षाओं में काम आने वाली है। जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों को याद रखोगे, ये चीज़ें आपको याद आने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू शिमला के पहले कुलपति कौन है? तो अगर बात की जाए फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, तो वो आपके आर.के. सिंह है। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया? बहुत बार बता चुका हूँ। एचपीयू की जो स्थापना हुई है 1970 में हुई है, ये भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ये यूनिवर्सिटी जो है शिमला समर हिल में स्थित है। और बहुत बार हम बोल चुके हैं आर.के. सिंह का जो कार्यकाल है 1970 से 1974 की रूप में यहाँ पर पहले कुलपति के रूप में यहाँ पर रहा था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत लट्टू क्वेश्चन है, जो कि अक्सर हम अपनी सीरीज में करवाते रहते हैं, अपनी मैराथन में करवाते रहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर यूएनओ के मुख्यालय की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो यूएनओ की स्थापना होती है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। और याद रखना है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूएन डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में यूएनओ में कितने देश है? 193 देश। तो 193 देश है, और 193 देश जो 2011 में लास्ट टाइम बना था, वो बना था दक्षिणी सूडान। और याद रखना है कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देश होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में आपके 10 देश, टोटल देश 15 होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी देश होते हैं, और 5 देश आपके परमानेंट बोले तो सरस्थायी देश होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन और स्थायी देशों के लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ, ABCFR से कुछ नहीं। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रशिया। यह है यूएनओ के वीटो पावर वाले देश, स्थायी देश। थोड़ा फास्ट ज़रूर बोल रहा हूँ क्योंकि ये आंसर की है, आंसर की को यहाँ पर जो हम आपके बीच करवा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं उसको मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको फास्ट मोड में देखें और इसको आराम से आप यहाँ से आप जिसको ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन अगले पेपर के लिए रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत बार आपको करवा चुका था कि नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है। देखो, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा मैं बोल चुका था कि अक्टूबर माह में नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो में होती है। घोषणा पहले होती है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। मतलब कि भैया ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को गुरुजी दिया जाता है। अब आपने बोला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब शुरुआत कब हुई नोबेल पुरस्कार की? तो शुरुआत 1901 में हुई। बहुत बार बोला है। सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये क्वेश्चन भी आपको बोल चुका हूँ। तो रेड क्रॉस, क्या क्वेश्चन नहीं बताया? बहुत बार बोला है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैडम क्यूरी जो है वो, मैडम क्यूरी को जो मिला है वो कितने बार मिला है? तो मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला है कितने बार? 2 बार। लेकिन रेड क्रॉस को 3 बार मिला है। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि एक बुक है इनकी, इसके लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय, पहले एशियाई थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार मिलता है। पहले वैज्ञानिक मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, सीवी रमना है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से अब बेंगलुरु को जाना जाता है। सब लोग जानते हैं बेंगलुरु किस देश की राजधानी है, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु, और इसी को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। टेट परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आता है बहुत बार, अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की जो रानी है वो कोची को कहा जाता है। अब भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। किस नदी के किनारे अहमदाबाद, तो बोलेंगे साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, और अगर तो कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो कानपुर है। कानपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। देखो असम की तो लगती है, भूटान के साथ लगती है, पंजाब की लगती है पाकिस्तान के साथ। अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो पंजाब की जो सीमाओं को अलर्ट किया गया था, वहाँ पर भी ड्रोन आए थे। हरियाणा की सीमा किसी के साथ नहीं लगती है। ड्रोन बेशक हरियाणा पहुंचा होगा, लेकिन सीमा ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाता है। सिक्किम तो भाई बनाता है, सिक्किम भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, असम भी बनाता है, पंजाब भी बनाता है, लेकिन हरियाणा अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आप यहाँ पे आँख बंद करके सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। क्या इस क्वेश्चन को एक बार बताया गया, 10 बार इस क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूँ। ये पिछला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे सीरीज में करा रहा हूँ वही क्वेश्चन है जो मैं आपको 10 से 20 बार कम से कम बता चुका हूँ। तो जो बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल से इन वीडियोज़ को देख के गया होगा उसने गलती नहीं करी होगी परीक्षा में। तो याद रखना है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न। अब आप बोलेंगे भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान। देखिए अगर बात करें भारत रत्न की, तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी, और सबसे पहले भारत रत्न जो है वो 3 लोगों को मिला। कौन कौन थे, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन वही जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी, जिनको पहले वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या किया था इन्होंने, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इनके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका था। देखिए भारत रत्न की बात करिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत की किस महिला को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, क्वेश्चन अगले बार ये भी आ सकता है। तो ये इंदिरा गांधी को मिला था, इस बात को आपने याद रखना है। पद्मश्री जो है वो भारत का जो है, अगर बात करें भारत के सर्वोच्च सम्मान की तो भारत रत्न है। दूसरे की बात करें तो पद्म विभूषण है, तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण है, और चौथा सर्वोच्च सम्मान आपका पद्मश्री है। इस बात को आपने याद रखना है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपको विश्वास दिला रहा हूँ, नंबर दिला सकते हैं पेपर में। अच्छा, साल 2025 में कितने लोगों को पद्म श्री या पद्म पुरस्कार मिले हैं, तो पद्म पुरस्कार मिले हैं कुल 139 लोगों को। पद्म विभूषण कितने को मिला, ये क्वेश्चन आ सकता है। पद्म विभूषण मिला है कितने लोगों को, याद रखना है 7 लोगों को, और पद्म श्री जो मिला है वो 119 लोगों को मिला है। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि और 13 लोगों को यहाँ पर जो मिला है वो क्या मिला है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। क्या ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, क्या ये क्वेश्चन आपको करवाया नहीं गया था, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार करवाया गया है, और इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना कि भारत के किस वैज्ञानिक को यहाँ पर जो है वो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला है, तो ये सीवी रमन थे। रमन इफेक्ट किनके द्वारा खोज की गई थी, जिसके लिए इनको 1930 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात की जाए सीवी रमन की, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के याद में, किसकी याद में, सीवी रमणा जी के याद में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, या शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है मदर टेरेसा। कौन है, मदर टेरेसा। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1969 में हुई।
रेगनर फ्रिश और जॉन टिन बर्गेन को ये दिया गया सबसे पहले। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, तो वो उनका नाम है अमर्त्य सेन। 1998 में मिला था भैया। सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति क्या मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जो है उनके द्वारा की गई है। अब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो है वो कमिश्नर कौन है, तो ये क्या आपको मैं नहीं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, कौन है, ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के क्या है, आपको याद रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। ये बात परीक्षाओं के लिए वो बात है जहाँ से आपके सीधे सीधे नंबर यहाँ से परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको या तो 65 वर्ष के लिए चुना जाता है और या फिर वो 6 वर्ष या 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा या 65 वर्ष के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुना जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको भी शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो है ओम बिरला। कहीं बात नहीं बताई गई है, बहुत बार बोली गई है। और इनको शपथ बहुमत के द्वारा, ठीक है, इनको शपथ नहीं, अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगले बार यही क्वेश्चन आ सकता है, और उपाध्यक्ष किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और अभी हाल फिलहाल में श्री भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। तो अनुच्छेद नंबर 124 मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 52 से 61 जो है वो बात करता है राष्ट्रपति के बारे में। और अगर बात की जाए आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, तो इसके बारे में आर्टिकल नंबर 324 में बात की जाती है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है ये लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ये क्वेश्चन ज़्यादा हम यहाँ से देखने वाले नहीं है, आपको याद रखना है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो किताब है वो लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग। क्या बोलेंगे, स्टीफन हॉकिंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम शिक्षा उपग्रह का नाम रखा गया है। देखिए, जो भारत का जो प्रथम शिक्षा उपग्रह है उसका नाम यहाँ पर जो है वो क्या रखा गया है, तो उसका नाम था एडुसेट। एडुसेट जो है वो भारत का प्रथम जो है वो क्या था, ये आपका शिक्षा उपग्रह था। अब इसको जो है वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जी सेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो है वो भारत का पहला शिक्षा उपग्रह है और जिसको जी-सेट 3 भी कहा जाता है। इसको लॉन्च कब किया, तो इसको 20 सितंबर 2004 पूछा जा सकता है। एडुसेट को अगले बार ये क्वेश्चन आ सकता है कब लॉन्च किया गया, तो 20 सितंबर 2004 को एडुसेट जो हमारा भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह है 20 सितंबर 2004 को इसको लॉन्च किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और ये शिक्षा क्षेत्र के लिए पहला समर्पित उपग्रह था जो कि इसरो के द्वारा जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसरो जो है, अगर इसरो की बात की जाए कहाँ से इसने लॉन्च किया था इसरो ने, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है, ये क्वेश्चन अगले बार पेपर में आ सकता है। जहाँ पर मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया जाता है ये आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 3 भी यहीं से छोड़ा गया था आपका, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या गलती करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, 3 दिसंबर को सर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे।
देखिए, अगर बात करूँ मैं 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। तो ऑप्शन को हमने देख लिया, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि अकादमी पुरस्कार के लिए नामित होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी मदर इंडिया। मदर इंडिया 1957 के आसपास पब्लिश हुई थी। इसके जो डायरेक्टर थे वो महमूद अली खान, तो महबूब खान जो है इसके डायरेक्टर थे। और इस फिल्म की जो अगर मैं बात करूं कि जो हीरोइन वगैरह थी वो नरगिस दत्त थी, सुनील दत्त थे, राजकुमार अभिनय किया था इसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन 2025 में जो ऑस्कर के लिए नामित होने वाली मूवी का नाम है एनोरा। एनोरा कौन सी है? एनोरा मूवी, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑस्कर 2025 के हीरो। और अगर बात करें ऑस्कर 2025 के हीरो की, तो वो थे एड्रियन बॉडी। तो ऑस्कर 2025 के जो हीरो थे वो एड्रियन बॉडी, बेस्ट हीरो का अवार्ड इनको मिला था। तो वो एनोरा मूवी में इन्होंने काम किया था। और अगर बात करें फेमस अभिनेत्री, तो फेमस अभिनेत्री थी मिक्की मेडिसन। मिक्की मेडिसन। तो ये सारी बातें आपको याद रख। अगला क्वेश्चन बात करें कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो भारत के किसी जिले का है तो वो कौन सा है? तो भैया कहाँ का है? तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है? तो वो भी आपकी यूपी की है। और जनसंख्या घनत्व अब ऑप्शन में वो नहीं दिया था जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा है, देखिए वो जो अगर बात की जाए तो ये इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मेरे को लगता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा देख लेना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। तो क्योंकि मुझे लगता है कि 2011 में तो बिहार का सबसे ज़्यादा था, क्योंकि बिहार का था 1106 और 2011 का ही पूछ रहा होगा। तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और टोटल भारत का जो 2011 के अनुसार था वो था 382 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो यहाँ पे जो है एक यूनिवर्सिटी है जिसको मैंने NIRF अवार्ड इनको मिला है, जिसको आप पूरा बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी अवार्ड। तो ये अवार्ड 2024 में जो इसमें टॉप में रही है वो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भाई, IISc बेंगलोर जो रहा है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर रहा है वो सबसे टॉप में रहा है। ये आपको याद रखना। और कल ही मैं बता चुका हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन हम कल वाले वीडियो में बेहतर से बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य यहाँ पर गुजरात है। गुजरात की बात करें तो अकेले 1600 किलोमीटर के आसपास ये तटीय सीमा बनाता है। अब भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं स्टूडेंट जो क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। तो जो भारत के तटीय सीमा 9 राज्य बनाते हैं उनमें गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, आपका गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो एक बार इनको दोबारा सुनना है क्योंकि अगले बार पेपर में पूछा जा सकता है। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे, क्योंकि अगले बार क्वेश्चन आ सकता है कौन नहीं बनाता। भारत जो है कुल कितनी जलीय सीमा बनाता है? तो 75.16 किलोमीटर कुल जलीय सीमा भारत बनाता है। और अगर लैंड वाली सीमा की बात करूं और अगर मुख्य भूमि की सीमा की बात हो तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर और पूरी अंडमान निकोबार होते हुए बनाता है 7516 किलोमीटर। आज का आखिरी क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के अनुसार कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। इस बात को आपने याद रखना। अब गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना है। और गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इस नदी का नाम वहाँ पर पद्मा है। और जब ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है तो इस नदी का नाम वहाँ पर जमुना हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा 1465 किलोमीटर ये लंबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।